Hello and welcome to Center for Emission. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss about the BRICS जो रिसेंटली समिट हुई है फॉरेन मिनिस्टर की दिल्ली में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो सितंबर में 18 ब्रिक्स समिट दिल्ली में होने वाली है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो निगाहें हैं ब्रिक्स पे टिकी हुई हैं और इस दूसरे शब्दों में कहूँ तो इंडिया पर टिकी हुई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे और मुझे ये लगता है कि ब्रिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी मेंस एज वेल एज द पीसीएस, दोनों के लिए है। क्योंकि इसकी फॉरेन मिनिस्टर की भी समिट इंडिया में हुई है और 18 ब्रिक्स समिट सितंबर में जो होने वाली है वो भी इंडिया में ही होने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा पीटी मेंस और इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ब्रिक्स से रिगार्डिंग, इफ़ यू हैव द पीएसआईआर ऑप्शनल। तो इंटरव्यू में अगर ब्रिक्स के रिगार्डिंग पूछ सकता है इसके इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है ब्रिक्स से। तो सारे पॉइंट हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाई वन देखते हैं। तो ये तो खैर 2026 में जो होने वाली समिट 18 समिट है, दैट इज़ इन सितंबर, उसके बारे में लगाया हुआ है। और इस अगर एरिया को देखेंगे तो दिस मैन इज़ अवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। तो ये है कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेनर जितने भी ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश में मंत्री हैं, उनकी जो समिट हुई थी दिल्ली में रिसेंटली, तो उनके बारे में यही है कि इसमें इसके आउटकम्स क्या हैं। और इससे हमें एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि इसके कुछ पॉइंट हम मेंस में डाल सकते हैं कि एज फॉर द एस जयशंकर, तो हमारा जो क्वेश्चन लिखने का वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगा। तो हम एक एक करके सारे देखते हैं। अब ये देख लीजिए कब हुई, मई में हुई है 2026 को। कभी कभी ऐसा होता है जब हम स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो प्रॉपर डेट पूछ लेता है। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेट की है, डेट मुझे भी नहीं याद रहती है। तो एक बार देखा मई 2026 में हुई थी। इसके हम आउटकम देखेंगे क्या क्या है। कंटेंट में खास उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसके पॉइंट बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएंगे रिगार्डिंग द ब्रिक्स। कंटेंट की बात करूँ तो जस्ट पहला पॉइंट यही है कि हम ब्रिक्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इन न्यूज़। तो रिसेंटली 15 मई को फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। पहला पॉइंट तो ये है। देन हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी। ब्रिक्स से 2-3 साल क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, ब्रिक्स की समिट से पूछे, पीटी में पूछे हुए हैं। एक बार पूछा था कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, बाद में 2010 में जुड़ा, उससे पूछा है। और इंडिया ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत बार ब्रिक्स से पूछा है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट अबाउट द ब्रिक्स, ब्रिक्स की फाउंडेशन ईयर और ब्रिक्स के बारे में हमें एक बार पूरा पता कर लेना चाहिए। मीन्स की अगर बात करूं तो यहाँ से हमें इंपोर्टेंस ऑफ द ब्रिक्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ब्रिक्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई कंट्री मेंबर बनता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है बनने का। सबसे बड़ा रीज़न यही है एनआई, नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करता है कोई भी कंट्री, तो नेशनल इंटरेस्ट इंडिया का कितना है उसमें। देन चैलेंजेस, इंडिया के पास ब्रिक्स के कुछ चैलेंजेस हैं कि जैसे चैलेंजेस की बात करूं तो कैसे मैं कह सकता हूं कि ब्रिक्स के जो एक्सपेंशन हुआ है 2024 में, 2025 में जो इंडोनेशिया भी मेंबर बना है, उससे पहले ईरान, इराक, यूएई भी बने। तो कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कंट्री एक्स्ट्रा जुड़ गए उसकी वजह से। चाइना ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है, तो इंडिया के पास चाइना की क्या है कि चाइना ब्रिक्स का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है या हेजेमनी है। तो ये भी इंडिया के पास एक चैलेंज है। और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, वो हम देखेंगे आगे। देन उन चैलेंजेस का कोई वे फॉरवर्ड क्या होता है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द चैलेंजेस, उनका चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये भी वे फॉरवर्ड। उसके बाद हम मेंस का 2021 का एक PYQ है, दैट इज बेस्ड ऑन द ब्रिक्स, ब्रिक्स पे है। एक चीज याद रखना, ब्रिक्स का अगर इस बार इंडिया में समिट हो रही है तो 99 नहीं 100% ये क्वेश्चन पीटी मेंस में पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछ लेगा। तो एक एक करके वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट इन डिटेल्स। लेट्स सी। सबसे पहले तो वाई न्यूज़, न्यूज़ में क्यों है। तो पहले जो मैंने बताया कि हमारा जो हमारा ये 14 to 15 मई 2021 में न्यू दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई, दैट इज प्रेसिडेड बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने प्रेसाइड की। तो इतना याद रखिए कि दिल्ली में हुई है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ लेता है, पीसीएस में भी तो पूछ लेगा, पीसीएस वगैरह में कहाँ पे भी दिल्ली में हुई।
14 से 15 मई को। अब इसमें क्या है कि क्यों, इसका पहला पॉइंट यही है कि 18 जो ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में, दैट इज इन सितंबर, उसका भी यहाँ से एजेंडा सेट किया गया। तो ये है कि 18 ब्रिक्स समिट का वेन्यू कहाँ है, तो दैट इज इंडिया, न्यू दिल्ली में होगा। उसकी जो थीम है, जो 18 ब्रिक्स समिट 2026 सितंबर में होने वाली है, उसकी जो थीम है वो थीम है बिल्डिंग फॉर रिजाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पीटी में भी अगर ये डाल देगा पीसीएस वगैरह में कि थीम ऑफ द 18 ब्रिक्स समिट क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। मेंस में इस थीम से हम कंक्लूड कर सकते हैं या इंट्रो से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन लिखना है इससे। ब्रिक्स का शुरुआत अगर मैं वैसे ही डिक्टेट करके बताऊं तो ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज फाउंडर मेंबर है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, तो इतना याद रखिए, साउथ अफ्रीका इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के फाउंडर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक। एस की बात करूं तो दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में इसका मेंबर बना। और ब्रिक्स की जो फर्स्ट समिट हुई रूस में हुई, दैट इज इन रशिया 2009 में, ये याद रखना है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया। और जो थर्ड समिट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द थर्ड समिट जो चाइना में हुई, फर्स्ट इसको फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन मिला साउथ अफ्रीका को एज ए ब्रिक्स मेंबर 2011 में। इसकी समिट सान्या चाइना में हुई। इंडिया 18 समिट होस्ट करने वाला है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि इंडिया ने इससे पहले कितनी ब्रिक्स की समिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो थीम है 18 ब्रिक्स समिट की, वो वही है बिल्डिंग ऑफ रिजाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यही है। वही चीज़ दोबारा से सेम होगी। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुई, ये इकार्टनबर्ग, रशिया 2009 में, ये याद रखना है। और इसके साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया। ये पीटी में पूछ चुका है, 2018 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा था कि साउथ अफ्रीका इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, तो स्टेटमेंट था, तो साउथ अफ्रीका इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। देन ये हमारा कि 2011 में साउथ अफ्रीका को फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड किया गया एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, सान्या चाइना में। चाइना जो वेन्यू था थर्ड ब्रिक्स समिट के टाइम पे। तो यहाँ से पीटी के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये वही है। तो ये मोटा मोटी अगर बात करूँ तो हमने ब्रिक्स के बारे में देखा। अब देखते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर्स के बारे में देखते हैं। कभी कभी अगर आपको स्टेटमेंट देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, या मान ली 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से आपको बताना। जैसे पिछली बार नाटो के मेंबर पूछ लिए थे, और इस बार ब्रिक्स में भी मेंबर बढ़ गए हैं। जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, ये मेंबर बढ़ गए हैं। तो कभी कभी पूछ लेगा ब्रिक्स के बारे में कि इसके मेंबर कितने हैं। तो पहला तो यही है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, दे आर 4 मेंबर, फाउंडर मेंबर है, फाउंडर। These 4 are the founder member of the BRICS. Then South Africa joined in 2010 और formally recognized in 2011. सान्या जो चाइना में इसका वेन्यू था ड्यूरिंग द थर्ड ब्रिक्स समिट, इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइजेशन मिला साउथ अफ्रीका को। इसका 2024 में ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया। एक्सपेंशन इन द सेंस इसके मेंबर कुछ नए ऐड किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस भी है इंडिया के लिए, और इसके अलावा बेनिफिट भी है। तो ये हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है न्यू मेंबर एक्सपेंशन से या न्यू मेंबर ब्रिक्स में जुड़ जाने थे। तो कौन कौन से, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई, ये 4 मेंबर ज्वाइन किए गए। इंडोनेशिया ज्वाइन इन 2025। तो ऐसे करके ब्रिक्स के मेंबर ये हमारे कितने 11 अप्रॉक्स मेंबर हो जाते हैं, 10 to 11। यहाँ से और कुछ चीज़ें अगर देखें तो ब्रिक्स की अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स जैसे G7 का या G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, तो कभी कभी अगर ऐसे पूछेगा G7, G20 एंड ब्रिक्स हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर, या फिर ऐसा पूछ लेगा डजंट हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर, तो तीनों का ऐसे मान लीजिए कि इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जिस कंट्री के पास इसकी प्रिसाइड्स आती है, जिस कंट्री के पास इसका वेन्यू होता है समिट का, वही कंट्री इसका उस टाइम के लिए या 1 ईयर के लिए उसका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बन जाता है। इतना ध्यान रखना है। जैसे G20 में भी होता है कि जैसे इंडिया ने 2023 में G20 समिट को इंडिया ने 2023 में कंडक्ट किया था।
तो उसका वेन्यू दैट इज इन इंडिया। तो उस टाइम के लिए उसका G20 का हेडक्वार्टर इंडिया में हो गया था। ऐसे ब्रिक्स का हेडक्वार्टर अगर बात करूं 2026 में, तो इंडिया ही मान के चलिएगा। अगर नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिए इंडिया के बाद ये चाइना के पास जाएगा, तो चाइना के पास अगर जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर चाइना में जाएगा। इससे पहले अगर बात करूं तो ये और किसी कंट्री के पास होगा, रशिया या ब्राज़ील के पास था। तो ऐसे करके इसकी वो बनी रहती है। और जो ब्रिक्स की एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये क्या करती है, फाइनेंस करती है कंट्रीज को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आके बन जाता है कि ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, क्या सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेंबर हैं, ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उन्हीं को फाइनेंस करती है या आउटर मेंबर को भी करती है? तो ये आउटर मेंबर को भी कर देती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये अपना ब्रिक्स कंट्रीज को ही करे। ये हेडक्वार्टर संगाई इन चाइना न्यू डेवलपमेंट बैंक है, नेट ऑफ ब्रिक्स का है। कंफ्यूज करेगा अगर आपको एग्जाम में, तो एक चीज याद रखनी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर दैट इज लोकेटेड इन द संगाई चाइना, बट ब्रिक्स का हेडक्वार्टर परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो ये हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा या कहें ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही मेंबर है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया एंड इजिप्ट। बस इतना याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये, और इंडोनेशिया ने 2025 में ज्वाइन किया। बाकी ये कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपना 2024 में ज्वाइन किया, और इंडोनेशिया ने 2025 में ज्वाइन किया। ब्रिक्स के मेंबर है। तो एक बार अगर हम देख लेंगे तो देखने से ही कंप्लीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ब्रिक्स के बारे में। इफ वी आर राइटिंग क्वेश्चन इन द मेंस, दीज फैक्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर इन फैक्टों को हमने बिटवीन द लाइंस या कहीं हमने शो कर दिया या दिखा दिया, तो हमारे मान लीजिए क्वेश्चन में 0.5, 0.6 या ऐसे करके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो वी कैन डू बेटर देन द अदर्स। तो इम्पोर्टेंट मीन्स के लिए मुझे लगता है मैंने निकाला हुआ डेटा है ये। जैसे अगर देखा जाए तो 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन होल्ड करते हैं कौन से, ब्रिक्स कंट्रीज। तो हम कह सकते हैं डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या कहें कि बहुत पॉपुलेशन 42% है। उसके अलावा बर्ड की जो टेरिटरी है, बर्ड की टेरिटरी इन द सेंस लैंड ऑफ द बर्ड, उसकी 33% होल्ड करता है ब्रिक्स के कंट्रीज। 23% ग्लोबल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 23%। ये दो डेटा और ये वाला डेटा, 42% ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन, 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 18% ऑफ द बर्ड ट्रेड, ये तीन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन डेटा में से अगर मैंने मेंस में क्वेश्चन लिखते वक्त इनमें से डाल दिया तो मेरे नंबर जायज़ सी बात है बढ़ जाएंगे। तो इनको अगर किसी कॉपी में मुझे लिख लेना है, या ब्रिक्स का कहीं पे भी मैंने बना रखा है उसमें अगर लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे मार्क्स जायज़ सी बातें बढ़ जाएंगे। इंट्रो भी मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ, कंक्लूड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा नंबर फेचिंग के लिए बिटवीन द लाइन्स में ये पॉइंट डाल सकता हूँ। उसके बाद है ब्रिक्स का कुछ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंसेस है। जैसे क्या क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंसेस है कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये कोऑपरेटिव है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न का जो डिवाइड है उसको कम करता है, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ पे डेट डिप्लोमेसी है कि उधार ले लो, वो कम करता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये नेटो को भी कहीं ना कहीं चेक करता है, कंट्रोल करता है। कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ या ग्लोबल गवर्नेंस की है इसकी, इससे दो वर्ड है। एक चीज कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, स्पेशली साउथर्न कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की ये कलेक्टिव वॉइस है। और कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है, क्योंकि जिसकी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स की, वो फाइनेंस कंट्रीज़ को करती है। और इसके अलावा इन्होंने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी फाइनेंस करती है। देन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज़, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करूं, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, तो क्रूड एनर्जी का अप्रॉक्स 42% क्रूड ऑयल ये होल्ड करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़।
तो यहाँ से एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट है कि इंडिया को और कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अगर इंडिया ब्रिक्स का एक मेंबर है। और इन कंट्री का, ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनका एक ही मोटो है, कलेक्टिव कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में कलेक्टिव कोलैबोरेशन करना। वही है फाउंडिंग मेंबर। साउथ अफ्रीका इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। ईरान, इराक ये न्यू वो है। क्विक फैक्ट में, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल पॉपुलेशन पता कर लेनी है, टेरिटरी कितनी है, जीडीपी 30%, ट्रेड वगैरह, एनर्जी प्रोडक्शन 42%। तो अगर मैं जानूँ यहाँ पे कि ब्रिक्स 42% क्रूड ऑयल या क्रूड एनर्जी भी होल्ड करता है, तो ये हमारा बहुत अच्छा डेटा यहाँ से निकल के आ जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारे मेन पॉइंट है, इंपोर्टेंस ऑफ द ब्रिक्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रिक्स की क्या इंपोर्टेंस है? सोचो इंडिया के लिए ब्रिक्स की क्या इंपोर्टेंस हो सकती है। हमने पॉइंट बहुत ज़्यादा ले लिए, इसलिए ज़्यादा ले लिए क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे 5 या 7 पॉइंट मेंस में लिखने, तो अगर मैंने 15-20 पॉइंट बना लिए और मेंस लिखते वक्त पे इतना दिमाग नहीं चलता है कि हम पॉइंट को एकदम से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें या एनालाइज कर पाए। जो आ रहा है वो लिखना है। तो उनमें से अगर मान लीजिए मुझे 10 पॉइंट है, 10 में से 5 आ जाते हैं, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करके 2-2, 3-3 लाइन में लिख दूंगा या वेन डायग्राम बना के लिख दूंगा। तो पहला है कि इंपोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड बैलेंसिंग रोल प्ले करता है। ब्रिक्स कैसे करता है? इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बैलेंसिंग रिलेशन विद द मेजर पावर, स्पेशली द चाइना के साथ, क्योंकि ब्रिक्स का जो चाइना भी मेंबर है, इंडिया का मेंबर है, तो इंडिया के चाइना के बीच में जो नेक्सस चलता है या डिस्प्यूटेड चलते हैं, तो एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस है उसे काउंटर कर सकती है। सेम पॉइंट वही लिख दिया, मतलब काउंटर एक्सेसिव चाइनीज इन्फ्लुएंस, इंगेजिंग चाइना कंस्ट्रक्टिविटी का मतलब कंस्ट्रक्ट तरीके से चाइना के साथ हम इंगेज हो सकते हैं, स्पेशली इन द ट्रेड रिलेशन और टू मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द चाइना एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द ब्रिक्स। तो ये हमारा दूसरा है कि यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड, रूस चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट ब्रिक्स कंट्री का मोटो है, हालांकि रूस, रशिया इज आल्सो मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड का सेंस ये हुआ कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री, एक कंट्री या दो कंट्री, किसी के पास पावर होल्ड नहीं होनी चाहिए, या कहें कि कोई भी एक कंट्री पूरे वर्ल्ड में पावरफुल नहीं होना चाहिए जिसकी हेजेमनी ऑल ओवर वर्ल्ड में चले। तो इंडिया सपोर्ट द मल्टीपोलर वर्ल्ड। उसके अलावा इंडिया की जो मैंने कहा ग्लोबल गवर्नेंस, स्पेशली साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कोलैबोरेशन, या फिर कहें साउथ नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ कोलैबोरेशन भी कर सकता है, स्पेशली डेवलपिंग का कंट्रीज, और स्ट्रेंथनिंग द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग नेशन। जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी वॉइस भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर या ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक एंड बैलेंसिंग रोल, जियोपॉलिटिकल ऑटोनॉमी हम की पॉइंट मान लें, तो इससे हमारे 5-6 पॉइंट ये निकल के आ जाता है। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू बैलेंसिंग द रिलेशन विद द वर्ल्ड की जो मेजर पावर है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, उनके साथ, और दूसरा टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना एट कंस्ट्रक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन, और मल्टीपोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देना। दूसरा ग्लोबल साउथ या साथ साथ कॉपरेशन को बढ़ावा देना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है। देन स्ट्रेंथनिंग द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग नेशन की भी वॉइस कर सकते हैं। अगर अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, पहले इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन, जैसे ब्रिक्स की बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है कंट्रीज को लोन देके। तो इन कंट्रीज की डिपेंडेंसी ऑन द वर्ल्ड बैंक, IMF कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस करने की, एक कंट्री को दूसरी कंट्री की लोन देने की जो क्षमता इनकी बढ़ जाती है, और इनकी डिपेंडेंसी ऑफ द कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स और अदर कंट्रीज की डिपेंडेंसी वर्ल्ड बैंक का IMF नहीं रहती है। ये पहला। और इसका क्या है कि एक्सपेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अमंग द ब्रिक्स मेंबर। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, मैंने कहा ब्रिक्स मेंबर है, तो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ेगा।
और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, जितने भी ब्रिक्स प्लस कंट्रीज का मतलब हो गया कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के बाद जैसे यूएई जुड़ा, इंडोनेशिया जुड़ा, जो कंट्री जुड़े, ईरान जुड़ा, जो कंट्री जुड़े हैं उनके जुड़ने के बाद इनकी ग्लोबल जीडीपी भी बढ़ी है, ग्लोबल जीडीपी के अलावा पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और फिर आ जाता है एक्सपोर्ट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं सिक्योरिटी एंड ग्लोबल इशू। सिक्योरिटी और ग्लोबल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिक्स पे हम जाके जितने भी हमारे टेररिज्म है, आतंकवाद है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो होता है उसको भी काउंटर कर सकते हैं, या इलिसिट फाइनेंसिंग फ्लो और या ब्लैक मनी का फ्लो होता है। कोलैबोरेशन द फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल गवर्नेंस, ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 5-6 पॉइंट निकल के आ जाते हैं। देन एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये पॉइंट खुद निकालें, किसी चैट जीपीटी से नहीं, चैट जीपीटी अलग तरीके से देता है, बस ये एक्स्ट्रा जुड़ गए यूपीआई। जैसे डिजिटल में अगर बात करूं, ब्रिक्स इंपोर्टेंस इंडिया के लिए ब्रिक्स की क्यों है कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डीपीआई मॉडल, उसको बढ़ावा मिलता है। देन जैसे इंडिया का यूपीआई है और प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, इनोवेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया के लिए इंपोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करूं तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस में इंडिया की बात करूं तो ग्लोबल साउथ की जो या कहूँ साउथ कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, उसकी वॉइस भी वर्ल्ड फोरम पे या ब्रिक्स के फोरम पे इंडिया उठाता है, स्पेशली डेवलप कंट्री की। तो इंडिया इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ और द डेवलपिंग कंट्रीज एट द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी इंडिया का बढ़ता है। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया के जो SDG है या मान लीजिए यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो SDG चल रहे हैं, उनके बारे में भी इंडिया यहाँ से स्ट्रेंथन करता है। तो ये हमारे 5 से 6 पॉइंट हो जाते हैं। हमने इनके सब हेडिंग बना के सारे पॉइंटों को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर हम ये सब हेडिंग ना बनाएं, धीरे अगर इन्हीं में से पॉइंट अगर लिख दें, 2 इसमें से लिख दें, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 1 2 इसमें से, तो हमारे 7-8 पॉइंट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 250 वर्ड का क्वेश्चन है तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब आ जाते हैं ये आगे पीछे हो गया कि जो ब्रिक्स की मिनिस्ट्रियल समिट हुई थी उसके आउटकम्स क्या है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये पहले बताना था, ये पीछे लग गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पहली तो देखो, आउटकम है ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई 14 से 15 मई 2026 में, वेन्यू इसका दिल्ली है। इसमें पहला आउटकम है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। ब्रिक्स के जितने भी कंट्री उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म का मतलब सीधा से हुआ यूएन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्यों कुछ मेंबर जुड़ना चाहिए। तो वही सारे पॉइंट है। एम्फेसाइज रिफॉर्म मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या मान लीजिए UN हो गया, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें उसकी भी बात चली कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए। देन पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की इसमें भी पारित हुआ। डिस्कस मेजर कॉन्फ्लिक्ट टेररिज्म, जैसे स्पेशली अगर बात करूं तो पैलेस्टीन इसराइल के बीच में जो बाहर चलते रहते हैं उसके बारे में भी इसकी वो बात हुई। और सबने एकजुट होकर पैलेस्टीन को सपोर्ट किया कि पैलेस्टीन शुड हैव द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की भी पैलेस्टीन को मेंबर होना चाहिए। उसके अलावा पैलेस्टीन और इजराइल का जो सपोर्ट है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट, पीटी में पूछा हुआ है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किसके लिए है, तो ये पैलेस्टीन एंड इजराइल के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये तो यहाँ से ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की बात हुई मिनिस्ट्रियल में, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में। तो ये 3 पॉइंट है। इसमें हम स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात कर सकते हैं। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एट द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात हुई तो स्पेशली हम बात कर सकते हैं, जैसे अभी
ईरान में चल रहा है उसकी भी बात कर सकते हैं, इसराइल और पैलेस्टीन की बात करें, रशिया यूक्रेन की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेट सॉल्यूशन लिया क्योंकि पूछा हुआ है यूपीएससी में पीटी में कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किसके लिए है, तो इसराइल पाकिस्तान इंडिया ऐसे करके था। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन फॉर द पैलेस्टीन एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के लिए इसकी बात हुई। देन ब्रिक्स के एक्सपेंशन के कुछ बात हुई। एक्सपेंशन कंटिन्यू विद द इंक्लूजन ऑफ कि ब्रिक्स में और भी मेंबर अगर ऐड किए जाएं तो हो सकते हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई इनके अलावा। और ये है कि इंडिया जो 18 ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है 2026 सितंबर में, उसके बारे में कुछ एजेंडा सेट किया गया है। किस किस पे बात करनी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, ग्रीन इकोनॉमी पे बात होगी, आर्टिफिशियल एनर्जी पे बात होगी, सप्लाई चेन रिजाइलेंस पे बात होगी। इंडिया 2026 चेयरमैनशिप प्रायोरिटीज ये उसकी रखी गई है। तो सीधी सी बात है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, ग्रीन एनर्जी पे बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन रिजाइलेंस पे बात होगी। इसके अलावा बात हमारी टेररिज्म पे, इन सब पे भी होने वाली है। वो हम पढ़ेंगे कि जब हमारा क्या कहते हैं कि ब्रिक्स की 18 की समिट जब सितंबर में हो जाएगी उसके बाद। ये हमारे एक थोड़ा सा क्लू है ब्रिक्स के बारे में। हमने इम्पोर्टेंस देखी इंडिया की कि इम्पोर्टेंस क्या है कि वर्ल्ड फोरम पे ग्लोबल साउथ की बात उठा सकता है, एनडीपी से फाइनेंस ले सकता है, और डिजिटल इकोनॉमी टू काउंटर द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऐसे करके हमने देखी। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे चैलेंजेस पहला क्या है कि चाइना की डोमिनेंस है ऑल ओवर ब्रिक्स में। ब्रिक्स प्लस है अब, तो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर चाइना है, इसी की डोमिनेंस है। तो इट इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फॉर द इंडिया कि इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा एक नेक्सस चलता है या कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट या डिस्प्यूट चलते हैं। तो ब्रिक्स और इंडिया, चाइना और इंडिया की जो चाइना की जो डोमिनेंस है ब्रिक्स में, इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर द इंडिया, स्पेशली द ट्रेड। इंडिया की हमेशा अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड डिफिशिट रहती है और चाइना की ट्रेड सरप्लस में रहती है, और चाइना की ट्रेड सरप्लस में रहती है। तो इंडिया के साथ भी सरप्लस है और कंट्री के साथ है। तो और दूसरा चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है, और तीसरे शब्दों में क्यों चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स डिप्लोमेसी है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब एक कंट्रीज को, जैसे हमन टोटा ले लिया, उधर चाबार पोर्ट वगैरह इंडिया ने ले लिया है, वे स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भी काउंटर करने के लिए इंडिया ने लिया। तो ये भी एक इसका डोमिनेंस है चाइना का, तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा है कि हमारे जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना, डोकलम का, गलवान वैली का, उसके अलावा हमारा बहुत सारे डिस्प्यूट, बॉर्डर के डिस्प्यूट इंडिया के साथ चलते रहते हैं। अक्षय चिन का डिस्प्यूट है, डोकलम का, ये भी डिस्प्यूट है। तो ये अगर चाइना और इंडिया अगर ब्रिक्स के फोरम में आते हैं तो ये भी इनके लिए चैलेंजेस है टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर जाएगा रेदर देन टू इंडिया। ऑल्दो पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, बट as per the expert, or it is also said that India and China and Pakistan are the good friend। और दूसरे शब्दों में कहूँ कि चाइना फेवर करेगा किसको, पाकिस्तान को, एज कंपेयर टू द इंडिया। तो ये भी इंडिया के लिए डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ इंडिया के लिए वन ऑफ द चैलेंजेस है। ऐसे समझो कि कुछ कंट्रीज हैं, जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, तो अभी जो कंट्रीज का बार चल रहा है तो यूएई इन द फेवर ऑफ द यूएसए, और ईरान और रशिया एक तरफ है। ऑल्दो रशिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वार, बट आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। दूसरे शब्दों में अगर बात करूं, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द क्वेड, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और यूएसए, क्वेड में मेंबर इंडिया हो गया अपना, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मेंबर है। तो इंडिया क्वेड का मेंबर है, तो इंडिया का भी इंटरेस्ट क्वेड के साथ अलग है, ब्रिक्स के साथ अलग है। टू मेंटेन द बैलेंसिंग इंटरेस्ट विद द ब्रिक्स एंड द क्वेड, इट वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर द इंडिया। इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया को क्वेड के साथ भी मेंटेन कर रहे हैं बेटर रिलेशन, और ब्रिक्स के साथ भी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे ही
अगर बात करूं यूएई को यूएसए के साथ बेटर रिलेशन मेंटेन करने और अपना ईरान को रूस के साथ बेटर रिलेशन मेंटेन करना, तो अलग अलग कंट्रीज का इंटरेस्ट भी अलग अलग है। तो इंडिया को के लिए ये चैलेंज है किस कंट्रीज के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट किया जाए, किस तरीके से रिलेशन बनाया जाए। ये भी एक इंटरेस्ट है कि यूएसए के साथ अलग तरीके से बनाए जाएंगे, रूस के साथ अलग तरीके से बनाए। दूसरे अगर देखा जाए तो रूस का यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इंडिया गुड रिलेशन है हमारे रूस से भी यूक्रेन से भी है, तो यहाँ पे भी एक हमें एक डाइवर्जेंट इंटरेस्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा कंपटीशन विद द ईस्ट एंड वेस्ट, जो मैं पहले कर चुका कि यूएसए और रूस में कंपटीशन हमेशा चलता है वर्ल्ड पावर में। हाल दो यूएसए पावरफुल है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता, पावरफुल है क्योंकि यूएसए इज द सुपर पावर। तो और इनमें चलता है, तो इंडिया को यूएसए के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, रूस के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी हार्म ना पहुंचे, टू मेंटेन द बेटर रिलेशन विद द यूएसए एंड रशिया, कि हमारे रूस और यूएसए के साथ बेटर रिलेशन बने रहे और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगे। उसके अलावा ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है वो भी इंडिया के लिए, जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, कुछ इसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज की जैसे मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया मोनार्कीज कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकली भी कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। और दूसरा इंडिया का जो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस है, स्पेशली द चाइना और बिग कंट्री, उनका ट्रेड डिफिसिट है, तो यहाँ पे भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया की चाइना की अगर किसी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है और इंडिया के साथ उतने अच्छे नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका आइडियोलॉजिकली जो इंक्लाइंड होगा टूवर्ड द अदर कंट्री रेदर देन टू इंडिया। तो ये इंडिया के लिए चैलेंज है टू मेंटेन द बेटर रिलेशन और कॉर्डियल रिलेशन विद द ब्रिक्स कंट्रीज। 5 से 6 पॉइंट है, इसके अलावा और सारे पॉइंट है, उन्हें देखें। अब आता है कि वे फॉरवर्ड, कि अगर हमारी ये चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन विद द ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन मेंटेन के लिए, तो इनके लिए हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपने चैलेंजेस बता दिए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन विद द ब्रिक्स। तो पहला यही है कि इसमें हमारी इकोनॉमिकल इंगेजमेंट हमें बढ़ानी चाहिए, इंडिया को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एफडीआई वगैरह प्रमोट करनी चाहिए, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी विद इन द ब्रिक्स नेशन। तो इससे हमारा क्या होगा, ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पॉइंट है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बात करूं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, SOFT, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, टू प्रमोट द सॉफ्ट डिप्लोमेसी विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड, प्रमोट द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ये हो सकता है पहला पॉइंट। और दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को प्रमोट करना चाहिए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें भी कुछ रिफॉर्म होने चाहिए फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें जो कोटा होल्डिंग के अनुसार ही इनको फाइनेंस वगैरह मिलता है, तो इसमें भी रिफॉर्म होने चाहिए। तो इंडिया अगर रिफॉर्म कर लेता है इंडिया के लिए बेटर है। और है इनहांस कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी, AI, साइबर सिक्योरिटी, ब्रिक्स कंट्री के साथ हम टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या साइबर सिक्योरिटी में अगर कोलैबोरेशन करते हैं तो हमारे बेटर रिलेशन हो सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि यूटिलाइज द न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पैसा या फाइनेंस उसको ग्रीन एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए, तो इससे भी वो हमारे बेटर रिलेशन हो सकते हैं। और लीड द ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे उठाएं, तो इससे भी हमारे बेटर रिलेशन हो सकते हैं। देन डीपनिंग पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, या कहें ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। यहाँ से ट्रैक टू डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपस में लोगों का भी जुड़ाव बढ़ेगा, तो एक दूसरे कंट्रीज के रिलेशन भी अच्छे होंगे, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है।